कमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कमल कोई काम नहीं करता था, वह बस पूरा दिन इधर से उधर फिरता रहता था। विरासत में मिली जमीन बेचकर उसने सारे पैसे अपने यारों दोस्तों में उड़ा दिए थे। अब उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। कमल तो अपने यारों दोस्तों के साथ बैठकर कुछ ना कुछ खाकर अपना पेट भर लिया करता था। उसकी पत्नी और बच्चे ज्यादातर भूखे रहकर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन कमल की पत्नी कमल से कहती है, अब इस तरह गुजारा नहीं होगा, तुम तो बाहर रहकर अपना पेट भर लेते हो, लेकिन मैं और बच्चे ज्यादातर भूखे ही रहते हैं। ज्यादा भूखे रहने से अब शरीर में भी जान नहीं रही है। बच्चों को देखकर रोना आता है। तुमने अपनी सारी जमीन बेच दी है। अगर हमारे पास जमीन होती तो हम खेती करके गुजारा कर लेते। कब तक हम इस गरीबी में रहेंगे? तुम पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते या कोई अपना व्यवसाय कर लीजिए। अगर कुछ दिन और यही हालत रही तो यह घर भी नहीं बचेगा। तुम ये फालतू की चिंता क्यों कर रही हो? जानती ही हो मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है और मैं कोई मजदूरी भी नहीं कर सकता। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कमल जमींदार मजदूरी कर रहा है। मैं किसी भी तरह परिवार का पालन पोषण करूंगा, मुझे भी घर की चिंता है। आपको घर की चिंता होती तो आप कुछ काम करते जिससे घर में थोड़े पैसे आ सके। छोटा काम तुम करोगे नहीं और बड़ा काम तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम्हें विरासत में इतनी जमीन मिली थी, आपने सारी जमीन को बेच दिया। तुम मुझे छोटी से छोटी बात पर मुझे जमीन बेचने का ताना क्यों देती हो? अब मैं घर में तभी घुसूंगा जब तक पैसे ना कमा लूं। इतना कहकर कमल घर से चला जाता है। अगले दिन वह गांव के अलग अलग सूदखोरों के पास जाता है। जमींदार जी, आज हमारे यहाँ कैसे? इतनी धूप में सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। मैं तुम्हारे पास थोड़े पैसे उधार लेने आया हूँ क्योंकि मुझे अपना व्यापार शुरू करना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं व्यापार शुरू कर सकूं। कमल भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपना व्यापार करने की सोच रहे हो, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन थी, तुमने सारी जमीन बेचकर सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए और व्यापार करने चले हो। अगर जमीन होती तो व्यापार की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तुमसे सलाह लेने नहीं आया हूँ बल्कि पैसे उधार लेने आया हूँ। अपनी सलाह अपने पास रखो। मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कमल भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम उधार के पैसे कैसे चुकाओगे? तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है और कोई चीज गिरवी रखने के लिए भी नहीं है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आपको लगता है कि मैं उधार के पैसे आपके नहीं लौटा पाऊंगा? मेरे पास मेरा घर है। आप मेरे घर के कागज ले सकते हैं जब तक मैं ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे नहीं लौटा देता। तब तक मेरे घर के कागज तुम्हारे पास रहेंगे। कमल की बातों ने सूदखोर को पैसे देने के लिए मना लिया। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं प्रति 100 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लूंगा और तुम्हें समय से पहले ही पैसे वापस करने होंगे। आप परेशान ना हो, मैं समय से पहले ही आपके पैसे लौटा दूंगा। कमल की बातों ने सूदखोर को पैसे देने के लिए मना लिया। सूदखोर दस्तावेजों में सारी बात लिखकर कमल को पैसे दे देता है। कमल पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। कमल गांव के और लोगों को ऐसे ही कहानी सुनाकर सबसे पैसे उधार लेता है और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। और सभी सूदखोरों को लगता है कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा। अब कमल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हमेशा आलसी होने का ताना मारती रहती हो और कहती हो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। या देखो पूरे 10 लाख रुपए, देखो मेरी अक्लमंदी। तुम्हारे पास ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए हैं? और रात तुम घर पर भी नहीं आए थे। अरे भाग्यवान, यह पैसे मैं ब्याज पर लाया हूँ अपना घर गिरवी रखकर।
क्या तुमने अपना घर गिरवी भी रख दिया? सारी जमीन बेचने के बाद आप घर पर भी नौबत आ गई। तुम हमें कहीं का नहीं छोड़ोगे, अब यह घर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। भाग्यवान, तुम्हारी यह छोटी से छोटी बात पर चिंता करने की आदत कब जाएगी? तुम बात पूरी सुनती नहीं हो, पहले ही परेशान होना शुरू कर देती हो। अरे मैं किसी एक सूदखोर से पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि 10 सूदखोरों से लिए हैं। इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया है। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं सभी सूदखोरों से 1% के हिसाब से पैसे उधार लिए हैं और मैं इन पैसों को दूसरे गांव में 5% के हिसाब से ब्याज पर दूंगा। देख मेरे दिमाग का कमाल। मुझे यह लग रहा है जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। कहीं हम और बड़ी परेशानी में ना फंस जाएं। किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। इतना कहकर कमल पास वाले गांव की ओर चल देता है। उस गांव में कमल का एक दोस्त रहता है जिसका नाम रमेश है। कमल उसी से मिलने जा रहा होता है, तभी रास्ते में कमल को एक साधु बाबा दिखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। एक सांप साधु बाबा को काटने ही वाला था, तभी कमल उसे उठाकर दूर फेंक देता है। एकदम साधु बाबा की आंख खुल जाती है। वह साधु बाबा कहता है बालक, कौन है? तूने मेरी तपस्या में रुकावट क्यों डाली है? क्या नाम है तेरा और कहाँ से आया है तू? मेरा नाम कमल है, मैं पास वाले गांव का हूँ। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था। आपको एक जहरीला सांप काटने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह सांप आपको डस लेता। बहुत अच्छा किया बच्चा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचा लिया। एक दूसरे की मदद करना यही इंसान की खूबसूरती है। मैं तुम्हारा यह जज्बा देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए कुछ भी मांग सकते हो। ये सुनकर कमल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि जो भी साधु बाबा से मांगते हैं वह सब मिल जाता है। इसलिए वह एक ऐसी चीज मांगना चाहता था जिससे वह मालामाल हो जाए। लेकिन उसे वह पैसे याद आते हैं जो उसने ब्याज पर लिए थे। साधु बाबा, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो जिससे भी मैंने यह पैसे उधार लिए हैं वह मुझे वापस ना ले, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने इन पैसों के बदले अपना घर गिरवी रखा है। मेरी पत्नी बहुत परेशान है, कहीं यह घर हमारे हाथ से ना निकल जाए। अगर यह पैसे मेरे पास रहेंगे तो मैं इससे कोई व्यापार कर सकता हूँ, कुछ खेती के लिए जमीन और अपनी पत्नी के लिए थोड़े गहने भी ले सकता हूँ। कृपया करके आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने तुम्हें पैसे उधार दिए हैं, जब तक जिंदा रहेंगे वह यह पैसे लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। साधु बाबा से वरदान लेकर कमल अपने दोस्त के घर चला जाता है। घर में रमेश को देखकर कमल बहुत खुश होता है। रमेश कमल से कहता है, अरे कमल, कैसे हो भाई? आज बहुत दिनों में आए हो, सब कुछ कैसा चल रहा है? मैंने सुना है तुमने सारी जमीन बेचकर सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा दिए। पूरे गांव में इस बात का डिंडोरा पीट रहा है। हमारा पूरा गांव बेवकूफ लोगों से भरा हुआ है। जमीन मेरी, पैसा मेरा, दुख उन्हें हो रहा है। मैं तुम्हारे पास यह 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ। यह मैं अपनी जमीन बेचकर लाया हूँ। अगर यह पैसे घर में रखे रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पैसे ब्याज पर देकर व्यापार करो। तुम 1 रुपया का हिस्सा लो और मुझे 4 रुपए का हिस्सा दो। ऐसे तो मैं किसी के साथ व्यापार नहीं करता, पर तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा। रमेश, हम यह पैसे एक दस्तावेज पर लिख लेते हैं, क्योंकि कल को कोई बेईमानी ना हो। तुम यह क्या बोल रहे हो कमल? तुम मुझे बेईमान समझते हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि एक कागज के टुकड़े पर लिखना पड़ रहा है? यदि ऐसा है तो तुम इन पैसों को अपने पास ही रखो।
रमेश भाई, आप गुस्सा ना करो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह पैसे संभाल कर रखना, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कमल अपने घर पर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या तुमने वह सारे पैसे रमेश को दे दिए? कहीं वह बेईमानी ना कर ले। तुम कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करते हो। तुम्हारी शक करने की आदत कब जाएगी रमेश? ऐसा नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो। मैं हर साल जाऊंगा और रमेश से ब्याज के पैसे ले आऊंगा। इस तरह हम बहुत मालदार हो जाएंगे, हमारे पास जमीन होगी, पैसे होंगे। वह सब तो सही है, पर सूदखोरों के पैसे कहाँ से दोगे? उस सब की चिंता तुम मत करो, अब वह सूदखोर पैसे नहीं मांगेगा। यूं ही 1 साल निकल जाती है। अब कमल अपने दोस्त रमेश के पास ब्याज के पैसे लेने जाता है। लेकिन जब कमल उसके घर जाता है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। कमल रमेश के पड़ोसियों से रमेश के बारे में पूछता है। भैया, क्या तुम मुझे बता सकते हो रमेश कहाँ पर है? रमेश एक बेईमान इंसान है, क्या तुमने भी उसे पैसे दिए हैं? हाँ भैया, मैंने उसे पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। भाई तुम अपने पैसों को भूल जाओ, रमेश ने तुम्हारे जैसे कई लोगों को पागल बनाकर पैसे उधार लिए हैं। वह लोगों को झूठ बोलकर अपनी मजबूरी बताता था और उनसे 10-20 हजार उधार ले लिया करता था। उसे बेईमान ने बहुत से गरीब लोगों को लूटा है। सुबह से शाम तक यहाँ पर 100 लोग अपना पैसा लेने आते हैं। उन्हें कुछ मिलता नहीं है परेशानी के सिवाय। यह बात सुनकर कमल के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। वह जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंचता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मैंने कहा था तुम उसे रमेश की बात में मत आओ। मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो गए। उतने में एक सूदखोर का बेटा कमल के पास आता है और कमल से कहता है। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका कारोबार मैंने संभाल लिया है। जो तुम पिताजी से 1 लाख लाए थे वह तुमने अब तक नहीं लौटाए हैं। नहीं उसका ब्याज दिया, परसों तक तुम मेरे पैसे लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। सूदखोर के बेटे की ये बात सुनकर कमल सोचने लगा, इस 1 लाख रुपए के बारे में कैसे पता चला। वह साधु बाबा के वरदान के बारे में सोचता है और उसे कहता है। तुम यह क्या फिजूल की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पिताजी से पैसे कब लिए? तुम्हें किसने बोला है ये? अगर तुम्हारे पिताजी के पैसे मेरे पास होते तो उन्होंने मुझे एक बार भी क्यों नहीं कहा? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत है तुम मुझे दिखाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। सूदखोर का बेटा वह दस्तावेज कमल को दिखाता है जो उसके पिताजी ने कमल से लिखवाया था। यह देखो, तुम्हारे द्वारा साइन किया हुआ दस्तावेज, कह दो कि यह साइन तुम्हारी नहीं है। कितना झूठ क्यों बोल रहे हो कमल? पैसे के लिए पैसे तो देना ही पड़ेंगे ब्याज के साथ। अब मैं जा रहा हूँ। सूदखोर का बेटा कमल को चेतावनी देकर चला जाता है। दोनों की बात सुनकर कमल की पत्नी कमल से कहती है। तुमसे मैंने पहले कहा था कि तुम इस ब्याज के पैसे के चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब वह सूदखोर का बेटा परसों हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। आपने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे? कमल वरदान देने वाले साधु बाबा पर गुस्सा करता है और गुस्से में साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा कमल को देखकर कहते हैं। आओ कमल, बहुत दिन बाद आए हो, तुम्हें कोई समस्या है? लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपसे मदद मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि यह पूछने आया हूँ, आपने मुझे वरदान दिया था वह गलत साबित हुआ। इसका मतलब है आपने मुझे धोखा दिया है। तुम धोखेबाज आदमी हो, तुम लोगों को गुमराह करते हो। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें धोखा कब दिया? मैंने तो तुम्हें वरदान दिया है कि जब तक वह सूदखोर जिंदा रहेंगे तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन उन पैसों पर उनके बच्चों का अधिकार है।
इसलिए वह तो अपना पैसा मांगेंगे ही। तुम्हें मुझे वरदान में यह मांगना चाहिए था कि मुझे पर कोई कर्ज न रहे, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि वह सूदखोर मुझे से पैसा ना मांगे। इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था जो भी मांगो सोच समझकर मांगना। आदरणीय साधु बाबा जी, मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, क्या ये सही है? तुमने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया है, कभी उसकी बात नहीं मानी। बेचारी तुम्हारी हमेशा फिक्र करती है। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम मेहनत करके पैसा कमाओ, पर तुमने बिना मेहनत के पैसे कमाने की सोची। तुमने गांव के बहुत से लोगों से झूठ बोलकर पैसे लिए और अपने दोस्त को दिया है, इसीलिए तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें इस तरह धोखा दिया जैसे तुम गांव वाले और अपनी पत्नी को देते आए हो। कमल, तुम हमेशा याद करना, मेहनत की कमाई तुमसे कभी कोई नहीं ले सकता। यदि तुम बिना मेहनत के पैसा कमाओगे तो जितना जल्दी पैसा आता है उससे जल्दी वापस चला जाता है। साधु बाबा की बात सुनकर कमल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह पछतावे के साथ उनसे कहता है, आदरणीय साधु बाबा, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा और ना ही बिना मेहनत के कमाने की सोच लूंगा। मैंने अपनी पत्नी की बात कभी नहीं मानी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर कमल अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।